प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा कल हम कर चुके थे। इमैनुअल कांट का विवाद, चुप रहने का मामला, राष्ट्रगान विवाद, अनुच्छेद 19 का समाप्त होना, खत्म होना राष्ट्रीय आपात के समय, और इसके बाद इंडियन न्यूज़पेपर्स लिमिटेड का निर्णय, आत्मोन्नत, सत्य की खोज, निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता व सामाजिक परिवर्तन के साथ सामंजस्य, ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य हैं। किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह न लगाया जाए कि हम चाहे जो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। सीमाएं हर चीज की, एवरीथिंग इज नोन फॉर हिज लिमिट, इट्स लिमिट। सीमितता के सिद्धांत के अनुसरण में किए गए कार्य ही समय और संसार को आगे बढ़ाते हैं। एक लाइन हो गई, ऐसे लाइन खोजें, सीमितता के सिद्धांत के अनुसरण में किए गए कार्य ही समय और समाज को आगे बढ़ाते हैं। मानवजात से अपेक्षा है, वर्तमान पीढ़ी से अपेक्षा है, हम लोगों से अपेक्षा है कि अपनी सीमाओं को समझते हुए, प्रकृति के सीमित संसाधनों का सकारात्मक उपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए इतना कुछ छोड़े जाएं कि वो यह कहने पे विवश न हो कि हमारे गए लोग, आई मीन पूर्वज, हमारे हिस्से का भी लेके चलिए। ऐसा न हो। तार्किकता के नियम के अनुसरण में सारे कार्य हों, युक्त युक्त निर्बंधन की आत्मा और भावना समझी जाए, वर्गीकरण तर्कसंगत हों लेकिन वर्गीकरण हो, इससे विवाद नहीं विकास होगा, भेद से विकास होता है। बायोलॉजी कहती है विभिन्नताएं विकास की कच्चा माल तैयार करती हैं। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स, थिंग्स जिससे आप निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। निबंध के लिए कोई अलग से क्लास नहीं होता है, हिंदी इसी के साथ पढ़ ली जाती है। अनुच्छेद 20, अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यहाँ पे हमें याद आता है 2-3 पॉइंट। दोहरा दंड अभियोजन, कार्योत्तर विधि का सिद्धांत, भूतलक्षी विधान, ये सब पॉइंट्स इम्तिहान पूछे गए। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। किए गए कृत्य के उत्तर की विधि प्रभावित नहीं होगी पहले की। हमने आज जो कृत्य किया है, दुष्कृत्य किया है, अपकृत्य किया है, उसके लिए जो दंड आज की विधि व्यवस्था में विद्यमान है, उतना ही दंड, कोई नई विधि बना करके नया दंड नहीं दिया जाए। जो तत्समय विधि विहित दंड हो, इसी का भूतलक्षी विधान। ऐसा विधान नहीं जो भूत को लक्ष्य करके बनाया। तो इस तरीके से यह अनुच्छेद आप पढ़ें, समझें। नंबर 1, कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा
जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं है जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के समय अधिरोपित की जा सकती है या थी। यानी कि तब तक हम दोषी नहीं ठहराए जाएंगे जब तक हम कोई ऐसा काम न करें जो तत्समय विधि के धरातल पर गलत है, और उतने के लिए ही दोषी ठहराए जाएंगे जितना विधिक व्यवस्था दंड देने का विधान करती हो, न कम न ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यद्यपि अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा है, लेकिन भारत में एक दंड के लिए एक बार, एक गलती के लिए एक बार दंड। तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। यानी कि हम किसी अपराध के दोषी हैं तो हमें अपने विरुद्ध ही साक्ष्य देने के लिए, गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जाए। तो ये 3 अहम बातें हैं इस अनुच्छेद में। पहली कि हम अपराध के लिए दोषी तो होंगे, लेकिन अगर वह अपराध के रूप में वर्तमान विधि व्यवस्था में हो तब, और उतना ही दंड जितना उस समय विधि विहित हो, न कम न ज़्यादा। दूसरी बात, दंड एक बार ही एक दुष्कृत्य के लिए। तीसरी बात, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाए, जबकि आज की पुलिस व्यवस्था में ऐसा अक्सर देखा ही पड़ता है। तो विश्लेषण इसका देखेंगे। अनुच्छेद 20 खंड 1 के अंतर्गत अपराधी को स्वेच्छाचारी या अत्यधिक दंड देने की व्यवस्था की गई। अत्यधिक दंड से बचाने की व्यवस्था की, यानी कि यदि हमने कोई अपराध किया है तो हमें दंड उतना ही मिले जितना विधि व्यवस्था देती है। कोई अलग से कानून बना करके ज़्यादा दंड हमें न दिया जाए या ज़्यादा दंड हमें न दिया जाए। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का खंड 1 करता है। खंड 2 के विश्लेषण में विधानमंडल दांडिक विधि को भूतलक्षी, जिसे साधारणतया घटना के बाद का विधान कहा जाता है, नहीं बना सकेगा, जिससे कोई व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए दोष सिद्ध हो जाए जो कार्य किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अपराध नहीं था। इसके अतिरिक्त किसी अभिव्यक्ति को उस शास्ति से दंड से ज़्यादा भी दंड नहीं दिया जाएगा जो अपराध के समय दंड के रूप में स्वीकार्य था। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी दंड विधि को पारित होने की तिथि से पहले किए गए अपराधों के लिए लागू नहीं किया जाए। किसी दंड विधि को पारित होने की तिथि से पहले किए गए अपराधों के लिए लागू नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में एक विवाद है, केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य विवाद। न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधानमंडल केवल दांडिक विधान को भूतलक्षी नहीं बना सकती है। हाँ, दीवानी मसला हो तो ऐसा कर सकते। दीवानी मतलब जमीन इत्यादि का मसला। अनुच्छेद 20 खंड 2 में नागरिक को दोहरे दंड से बचाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे दंड की व्यवस्था अमेरिकी व आंग्ल विधि में है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला जुला करके
जो बातें हैं वो ये हैं कि यदि हमने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए हमें उतना ही दंड दिया जाएगा जितना दंड तत्समय विधि व्यवस्था में है, न कम न ज़्यादा। राज्य कोई विधि बना करके दंड को भूतलक्षी घोषित नहीं कर सकती है। साथ साथ एक अपकृत्य के लिए 2 दंड नहीं दिए जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह संरक्षण अपराधियों को मिला हुआ है संविधान से, ताकि अपराध को स्वेच्छाचारी या अपराध के लिए दंड स्वेच्छाचारी न बनाया जा सके, अपराधियों के हितों का संरक्षण हो सके। हाँ, यह प्रतिषेध वहाँ नहीं लागू होगा जहाँ तलाशी लेने पर अभियुक्त से कोई वस्तु या दस्तावेज हासिल किया जाए। इसी तरह किसी अभियुक्त को चिकित्सा परीक्षा से या अंगूठे की छाप या नमूना हस्ताक्षर लेने के लिए भी सामान्य पुलिस व्यवस्था विवश नहीं कर सकती। नोट करें, अनुच्छेद 20 में वर्णित अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को हैं, चाहे वे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो। तो कुल मिला जुला करके अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड को स्वेच्छाचारी बनाने के लिए एक विशेष व्यवस्था करता है, विशेष उपक्रम करता है, एक संरक्षण देता है अपराधियों को। अब लिखें अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान की मूल भाषा, मूल अधिकारों की मूल भाषा स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रत्याभूति देती है। और खास बात यह है कि अधिकार बड़ा व्यापकत्व के लिए है, एक बड़ी खास चर्चा नहीं करता है। और यह अधिकार जो अनुच्छेद 21 का है, यह आपातकाल के प्रवर्तन के समय भी प्रयोग में बना रहता, सुरक्षित रहता है। यह अधिकार अपने आप में मरने का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार, यूथेनेसिया जैसे प्रकरण, लिव इन रिलेशनशिप, सबको अपने आप में समेटे हुए है। कुछ विशेष तरीके का अधिकार है, शिक्षा, संस्कृति और मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी इसी में समाहित है। तो मीनाइटू से यह अधिकार कुछ खास प्रकृति का है, कुछ खास विश्लेषण डिमांड करता है। तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। अब भाषा देख लें अनुच्छेद 21 की, नोट करें। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लें, हालांकि आगे डिस्कशन होंगे। तो यहाँ पे संकेत शब्द क्या हुआ? विधि। अब यह विधि सक्षम विधि है, मूलभूत विधि है, या प्राकृतिक विधि है? एके गोपालन विवाद में बनाम स्टेट ऑफ मद्रास ने सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन किया। आगे आपको केस आएगा, मेनका गांधी का आएगा, मोहिनी जैन का आएगा, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स आएंगे और अन्य मसले आएंगे जो यहाँ पे चर्चा के विषय होंगे। फिलहाल अभी आप देखें, अनुच्छेद 21 की मूल भाषा, मौलिक भाषा कहती है कि भारतीय गणराज्य में अधिवसित प्रत्येक व्यक्ति को प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से सुरक्षित किया गया, विभूषित किया गया है। वो नीचे की भाषा क्या कहती है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब तो बात पलट गई। यहां पे है, यहां पे कह रहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा जीवन छीना भी जा सकता है। और विधि बनाएगा कौन? संसद, राज्य के विधानमंडल। अभिप्राय यह हुआ कि राज्य कोई कानून बनाकर, संसद कोई कानून बनाकर प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीन भी सकता है। तो अब यहां पे विधि का क्या अर्थ है? किस विधि द्वारा? हालांकि कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। तो एके गोपालन के विवाद में पहली बार यह टर्म आपके सामने आया कि किस विधि द्वारा जीवन छीना जाएगा। तो एके गोपालन ने कहा कि वह विधि जो तत्समय सक्षम विधानमंडल बनाए। अब सक्षम विधानमंडल कौन होगा? भारतीय संसद और राज्यों के विधानमंडल। यदि वे कोई कानून बना करके किसी व्यक्ति के जीवन को छीनना चाहते हों तो ऐसा अधिकार भारत के राजाई संसद को है। यानी कि नागरिकों के प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार संसद की परिसीमा से परे नहीं। हम विधि को मूलभूत विधि के अर्थ में नहीं समझ सकते, क्योंकि मूलभूत विधि भारत का संविधान है। भारत का संविधान कल्याणकारी है, वो जीवन देता है, लेगा नहीं। तो मूलभूत विधि तो यह है, तो संविधान कल्याणकारी है, संविधान जीवन नहीं लेगा। यानी कि विधि के अर्थ में मूलभूत विधि माना उचित नहीं है। अब विधि को प्राकृतिक विधि माना जाना यह भी उचित नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विधि की कोई परिभाषा नहीं। तो तय यह हुआ कोर्ट के द्वारा कि विधि वह जो सक्षम विधानमंडल बनाए। यानी कि विधि की परिभाषा किससे निर्णीत होगी? सक्षम विधानमंडल से, आई मीन संसद से या राज्यों के विधानमंडल से। तो अब क्या हुआ कि नागरिक अधिकार प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधायी परिसीमा के परे नहीं, संसद के अधिकार की सीमा से परे नहीं। संसद चाहे तो कोई कानून बना करके नागरिकों के जीवन, यहाँ पे न्यायालय केवल यह देख सकता है कि संसद ने अपनी सीमा के परे जाकर के कोई काम तो नहीं किया है। वह विधि के युक्तियुक्तता पर विचार नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पे संसद सर्वोपरि होगा। अब
अभिप्राय ये हुआ कि भारत संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक कथित सीमा तक ही सुरक्षित है। यदि आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार विधि व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे होंगे, राज्य की एकता व अखंडता के विरुद्ध जा रहे होंगे, आप सीरियल किलर होंगे, आप देश के अंदरूनी और गुप्त दस्तावेज बेचने के उद्यत होंगे, आप अपराध उद्दीपन की घटना में संलग्न होंगे, आप मनोविकृत और मनोविक्षिप्त होंगे और ऐसी वारदात कर रहे होंगे जिससे समय और समाज की धारा प्रभावित हो, आपसे सिविल सप्लाई सोशल सप्लाई में दिक्कत पहुंच रही होगी, आप कहते हैं ना वो असामाजिक तत्व होंगे, तो ऐसे कृत्य जो आपको समाज विरोधी गतिविधियों में लाके खड़ा करते होंगे, सामाजिक ताने बाने में अवरोध उत्पन्न करने वाले कहते होंगे, ऐसी स्थितियों में आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कोई कानून बना करके सक्षम विधानमंडल उसे छीन सकते हैं। तो अभी तक हुआ कि जीवन है, लेकिन वह भी तार्किकता के आधार पर एक सीमा तक। अब जीवन कैसे होना चाहिए? यहाँ तक का जीवन कहता है कि जीवन भौतिक रूप में सुरक्षित है, आप हो, आप जी सकते हो, आप रह सकते हो। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विराट दर्शन लिए हुए हैं, स्वतंत्रता के, समता के, मानने के, समझने के, न मानने के, लोगों के साथ रहने के, लोगों से संबंध बनाने के, शादी ब्याह के, रुचि के, अधिमान के, व्यापार के, व्यवसाय के, सोच के, विचार के, हर तरीके से, जिससे मानवीय गरिमा और मर्यादा आपके संदर्भ में बची रहे, इतने तक जाके सुरक्षित है। वन एंड यूनिवर्सल, सार्वभौम तक समाया हुआ। शर्त है कि आपका जीवन, आपके कृत्य किसी की विरोधी न हो, और विरोध इस हद तक हो कि जान माल तक पहुँचे, देश की एकता और अखंडता तक पहुँचे। ऐसे ही एक विवाद आया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ विवाद। चलिए 1978 में चलते हैं। 1978 का केस है। इंदिरा गांधी, मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू थी। जनता सरकार सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आ चुकी थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए थे, सब मीसाबंदी वगैरह मंत्री थे। तो सबका एकल उद्देश्य था कि गांधी परिवार को ख़त्म करूँ। परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि गांधी परिवार अगर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए तो कोई बहुत बुराई नहीं। सारी रीतियाँ नीतियाँ गांधी परिवार के विरुद्ध हैं। तो मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी, सरकार ने रोक लगा दिया। मेनका गांधी कोर्ट गई। कोर्ट ने मेनका गांधी की बात मानी और कोर्ट ने कहा जीवन भौतिक अस्तित्व मात्र नहीं है, बल्कि गरिमा और मर्यादा के साथ जीने का नाम भी। इस नाते अगर मेनका गांधी का विदेश जाना अपराध उद्दीपन नहीं है, विरोधी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, देश का गोपनीय दस्तावेज बेचना नहीं है, सामाजिक ताने बाने के विखंडन की ओर अग्रसर हुआ कदम नहीं है, तो फिर मेनका गांधी को विदेश जाने से क्यों रोका जा रहा है? यह रोक तो ठीक वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप एक कमरे में रहो, खाओ पियो सब, जो चाहो सब, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हो। भदेश भाषा में लैट्रिन करना तो ये नहीं करना, ये करना तो लैट्रिन नहीं करना। अब ये संभव कहाँ है?
सॉलिड वेस्ट के साथ तो लिक्विड वेस्ट आएगा ही किसी न किसी रूप में, और आपने तो लिक्विड वेस्ट पे कंट्रोल लगा दिया। आप हमसे कह रहे हो कि सारी सुख सुविधाएं, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, तो फिर हमारे जीवन का मतलब क्या हुआ? हमको घर ही में क्यों रहने दे रहे हैं? ख़त्म करो, डिमोलिश करो। तो कोर्ट ने मेनका गांधी को बाहर जाने की अनुमति दी, विदेश जाने की अनुमति थी। सरकार अगर यह प्रूव नहीं कर पाती, सिद्ध नहीं कर पाती कि मेनका गांधी विदेश किसी नकारात्मक गतिविधि में जा रही हैं, तो मेनका गांधी को विदेश जाने से रोका नहीं जा सकता। यह बात अनुच्छेद 21 में निहित है अपने आप। जीवन भौतिक अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने का नाम है। कुल मिलाकर एक गोपालन से लेकर के मेनका गांधी तक की यात्रा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की यात्रा है, जो हमारी संविधान की गतिशीलता को परिचय कराती है। यह विवाद कहते हैं कि संविधान गतिशील है, यह विवाद कहते हैं स्वतंत्रता गतिशील है, यह विवाद कहते हैं कि प्रेस गतिशील है, यह विवाद कहते हैं कि कोर्ट गतिशील है। कोई रुका हुआ नहीं, कोई ठहरा हुआ नहीं। तो इस तरीके से समय बीतता गया। अनुच्छेद 21 में ढेर सारी बातें जोड़ी जाती रही। और ध्यान रहे, इसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तथ्य सुनिश्चित किए। इसे ध्यान से सुनिएगा। कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। अनुच्छेद 19 व 21 के बीच लोहे की दीवार खड़ा करके विभाजन नहीं किया जा सकता। आपको 21 का अधिकार तो मिला, लेकिन 19 वाला छीना जा रहा। ऐसे कैसे होगा भैया? अपने घर में रहेंगे, बाजार नहीं जाएंगे, एमपी नहीं जाएंगे, बिहार नहीं जाएंगे, तो फिर मेरे होने का मतलब है क्या होगा? अनुच्छेद 19 और 21 में लोहे की दीवार खड़ी करके विभाजन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 21 में वर्णित दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत अनेक अधिकार समाहित हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 के भी अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 19 और 21 एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं, सहवर्ती नहीं। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 21 के द्वारा अनुच्छेद 19 के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट, जब व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि की विधि मान्यता अयुक्त युक्त हो, तो ऐसी विधि मान्य हो। इस प्रकार से गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक की न्याय यात्रा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की यात्रा है, जो हमारे संविधान की गतिशीलता का परिचय करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया कि जो अधिकार अब तक कार्यपालिका के विरुद्ध ही सुरक्षित थे, वे अब विधायिका के विरुद्ध भी मिलने लगे। कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिन्हें न्यायपालिका ने विभिन्न अधिकारों के माध्यम से, विभिन्न विवादों के माध्यम से अनुच्छेद 21 में समाहित किया है। ऐसे ही कुछ अधिकार हैं। एकांतता का अधिकार। नंबर 2, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया। तीसरा, शिक्षा पाने का मूल अधिकार। चौथा, चिकित्सकीय सहायता पाने का अधिकार। यहाँ पर एक विवाद है परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। ऐसे सामान्य अर्थों में समझें, हमें चोट लगी हुई हो और कोई हॉस्पिटल हमें लेने के लिए तैयार ना हो कि ये तो पुलिस केस है, तो कोर्ट का निर्णय था चिकित्सकीय कृत्य महान मानवीय सेवा धर्म है। चिकित्सक पीड़ित व्यक्ति की पहले चिकित्सकीय उपचार करें, पुलिसिया कार्रवाई तो चलती रहेगी। अगर पुलिसिया कार्रवाई के दौरान इंजर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तब पुलिसिया कार्यवाही का क्या मतलब होगा, आपके चिकित्सीय कर्म का क्या होगा। तो चिकित्सा पाना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिकार माना गया।
और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के विवाद में माना भी। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन का अधिकार। नेक्स्ट, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट, शीघ्र परीक्षण का अधिकार। नेक्स्ट, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। तो दीज आर दी राइट्स जो आपको अनुच्छेद 21 के अधीन मिले हुए हैं। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सारी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार बने रहे। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में जोड़ के 21 का कर दिया गया, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाना मूल अधिकार होगा। इसका प्रयत्न हर तरीके से किया जाएगा और यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही रखा गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार ही के अंतर ही रखा गया। अब यह तो हुआ विधि और विधान के साथ जीने का अधिकार। अब इसी में एक विवाद आता है, मरने का अधिकार। राइट टू डेथ। तो इस विवाद में 2-3 मसले हैं। श्रीपद दुबल वर्सेज महाराष्ट्र राज्य विवाद, पी रतलाम वर्सेज भारत संघ विवाद, सरला अग्रवाल मामला। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, मरने का अधिकार तो एक कॉमन कंसेप्ट है, जीवन हमारा है चाहे तो हम न जिए। अगर भारतीय संविधान जीने का अधिकार देता है तो मरने का भी देना चाहिए। एक बात यह भी है, जो चीज़ संविधान दे नहीं सकता उसे छीनेगा कैसे, तमाम बातें हैं। यह मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप की ओर जाएगा, ट्रांसजेंडर के मुद्दे की ओर जाएगा और इच्छा मृत्यु की ओर जाएगा, तमाम बातें हैं। पहले मरने का अधिकार। तो श्रीपद दुबल महाराष्ट्र सरकार का सिपाही था, वो अपने पेंशन वगैरह के कागजात के लिए कचहरी वगैरह में चक्कर लगाता था। तो वहाँ डेली दौड़ाते थे। तो एक दिन वो प्रताड़ित होकर के, पीड़ित महसूस करके अपनी दुनाली बंदूक से गोली मार करके वहीं मर गया। तो कोर्ट ने कहा कि श्रीपद दुबल मर सकते हैं, इन्हें मरने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 प्रकारांतर से मरने के अधिकार को भी समाहित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीपद दुबल वाला केस इंस्टिगेटेड मसला था, भड़काया हुआ मसला था। यह वैसी परिस्थितियां बनाई गई थी, वह जानबूझकर आत्महत्या नहीं करना चाहता। तो कोर्ट का निर्णय था कि आईपीसी की धारा 309 असंवैधानिक, जीवन व्यक्ति का है, चाहे तो न जिए। हालांकि अब आईपीसी की धारा 309 पे पौष्टिक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। तो तत्समय था कि आईपीसी की धारा 309 असंवैधानिक है, जीवन व्यक्ति का है, चाहे तो वह न जिए।
यह आधार मान करके कहा गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार स्वतः समाहित है। दीगर बात है, यहाँ तो इंस्टिगेटेड मसला था, भड़काया हुआ मसला था, दुष्प्रेरित मसला था, या वैसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि व्यक्ति ने जान दिया। ऐसा ही एक केस अभी बहुत दिन पहले हमारे यहाँ झांसी जिला मुख्यालय कचहरी में आया। एक प्राथमिक शिक्षक जो अपने पेंशन के कागजात वगैरह दुरुस्त कराने के लिए कचहरी में दौड़ भाड़ लगा रहा था और कागजात दुरुस्त नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने डीएम की पूर्व सूचना पर जो है कचहरी में आत्मदाह करने की कोशिश की। तो ये सब केसेज ऐसे हैं जो दुष्प्रेरित हैं। ऐसे व्यक्ति पर आत्महत्या करने के अपराध नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वे जानबूझ करके आत्महत्या नहीं करते हैं। तो सेम केस पी रतलाम का भी था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी सेम दृष्टिकोण अपनाया, किंतु सरला अग्रवाल का केस थोड़ा सा अलग टाइप का मसला था। यह बहुत कुछ ग्लैमर ओरिएंटेड मसला था, मानव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मसला था। कुल मिला जुला के जैसे हम अपने जीवन में सफल ना हों और सफलता के हथकंडे अपनाएं, इसके बाद हम आत्महत्या करें। तो यहाँ पे जो है मरने का अधिकार, जैसे अभी लेटेस्ट में आप देखें केसेस तमाम हो रहे हैं, सुनंदा पुष्कर के कहानी आप जानते ही हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों के मसले जो वस्तुतः आत्महत्या अपने ईगो को न सेटिस्फाइड होने के कारण, या कभी कभी छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इस नाते कि वो हाई स्कूल में 6% नहीं सिक्योर कर पाए, माँ बाप की इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। तो ऐसी जगहों पर ये दोनों केस नहीं लगते हैं। हाँ, आत्महत्या करने वाले किसानों पर ये केस लग सकता है, वो वस्तुतः कृषि संकट के कारण इस स्थिति को प्राप्त हैं। तो मीना 2 से कि यह केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीवन अनमोल है। आत्महत्या लोक नीति नैतिकता के विरुद्ध है। जीवन है 3 ऋणों और 4 पुरुषार्थों से संपृक्त, गुरु ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। आप यहाँ पे आए हैं तो तीनों ऋण चुकाना पड़ेगा। फिर पुरुषार्थ चातुष्टय, चारों पुरुषार्थों की अवधारणा पर अनुसरण करते हुए यहाँ स्वयं के लिए कुछ निर्मित करते हुए, पीढ़ी को लिए कुछ देते हुए, स्वयं को संतुष्ट रखते हुए यह संसार छोड़ना है। महिमा की राहें मृत्यु तक जाती हैं, कुछ अच्छा करके यहाँ से जाना है। जैसे गई पीढ़ी कलाम साहब के तरीके से याद करे कि आप यहाँ जिस लिए आए थे वो आप पूरा करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आत्महत्या जघन्य अपराध माना गया है। यहाँ पे आईपीसी की धारा 309 प्रभाव में रहनी चाहिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आत्महत्या या मरने का अधिकार भारतीय संविधान में समाहित नहीं है। भारतीय संविधान मरने का अधिकार नहीं देता है, यही सर्वाधिक सच है। अब आप देखें, अगर हम आगे और डिटेल करें, कुछ मुद्दे और इसमें समाहित होते हैं। जैसे इच्छा मृत्यु, या यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु अपने यहाँ संवैधानिक नहीं है। सबसे पहले नीदरलैंड की सरकार ने इसे संवैधानिक घोषित किया। इच्छा मृत्यु का सामान्य अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी असहनीय पीड़ा, असहनीय दर्द, असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो, जहाँ पे जीने की कोई संभावना न हो, तो उसे इंजेक्ट करके मारा जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी पक्ष में थे कि आश्रम में जो बछड़ा है जिंदा तो उसे रहना नहीं है, क्यों कष्ट भोग रहा है, तो बेहतर है कि उसे इंजेक्ट करके मार दिया जाए। तो ऐसी इच्छा मृत्यु की बात भारतीय चिंतनावृत्ति पर स्वीकारी गई है। जैसे अरुणा शानबाग का मसला, वो
केम हॉस्पिटल बॉम्बे का जो सबसे बड़ा दादर में हॉस्पिटल है, अरुणा शानबाग जब कम अवस्था की थी, नर्स थी, तो वार्ड बॉय ने ही रेप कर दिया था। इसके बाद पूरी ज़िंदगी उनकी कोमा में ही गुजरी। हैदराबाद की 2 लड़कियों का मसला या ऐसे किसी का मसला, तो इच्छा मृत्यु जैसे मसले को हम 21 के अंदर समाहित तो करते हैं, लेकिन देने की, इसे संवैधानिक बनाने के या मूल अधिकार बनाने के पीछे जो हमारे विचार हैं कि क्यों हम अपना कदम खींचते हैं, क्यों संसद कदम खींचती है पीछे, क्यों सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है, वस्तुतः इसका दुरुपयोग हो सकता है। भारत एक संवेदनशील देश है। अगर आपको कसाब वाला मसला याद हो, जो आपका बॉम्बे बम ब्लास्ट का दोषी था, उसको 1.5 लाख रुपए पे खरीदा गया था। उससे कहा गया कि तुम्हारा परिवार तो गरीब है, तुम 1.5 लाख रुपया में ले करके इस आतंकवादी घटना में, मानव बम में अपने आप को इन्वॉल्व करो, तो तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, आगे भी हम ध्यान रखेंगे। तो सामान्य मुसलमान और हिंदू संवेदनशील होते हैं, माँ को लेके, पिता को लेके, भाई बंधु को लेकर के। उसे लगा कि जो जलाल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं उससे तो बेहतर यही है, एक तो खुदा के काम आ जाएंगे, जन्नत मिलेगी जैसा उसे बताया गया, और दूसरा मम्मी की दुख और भाई बहन की समस्या का हल भी हो जाएगा, तो चलो मर जाने में कोई बुराई नहीं। तो जिस देश, समाज और भूमि में यह संवेदनशीलता हो, वहाँ अगर इच्छा मृत्यु को, तो सबसे बड़ा दिक्कत जैसे कि अभी हम उम्र हो रही, धीरे धीरे रिटायरमेंट की 2-4 साल बाकी है, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट है 31 मार्च को, 30 मार्च की शाम को मर जाते हैं। व्यवस्था है कि बेटे को नौकरी मिल जाएगी, तो हमारी ज़िंदगी तो कटी है, भविष्य तो बेटे का है, चलो बेटे को नौकरी मिल जाएगी। तो बाप की तरफ से संवेदनशीलता, बेटा हत्या ही कर दे। जो हमको सुनने में आया कि देहरादून की क्रॉसिंग, पहली क्रॉसिंग पर स्टेशन चलने पर एक आदमी ऐसे ही नौकरी कर रहा है, ऐसे तमाम घपले घोटाले देश में चल रहे हैं। चलो ये सब तो कुछ मसले हुए, और हो सकते हैं, अंगों की खरीद फरोख्त हो सकती है। आज आप देखे रहे किडनी के व्यवसाय में प्रत्यारोपण समय इतने खर्चे आ रहे हैं, तो किसी की किडनी निकाली जा रही है, किसी का हार्ट बेचा जा रहा है, तो अंगों की खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है, मानवीय मूल्यों में गिरावट आ सकती है, सामाजिक ताने बाने में कमजोरी आ सकती है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिससे अपने यहाँ इच्छा मृत्यु को वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, और देना भी नहीं चाहिए। हमारे जैसे संवेदनशील में ऐसा हो भी सकता है। ऐसे हमारे यहाँ तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं। कभी कभी तो मैं खुद ही कहा करता था या हूँ कि आज तो नहीं, आज तो हो सकता ज़्यादा डिमांड करूँ। तो जब मैं छोटा था, यंग था, हालांकि कोचिंग व्यवसाय में था, कि मुझे 5 करोड़ रुपया दे दे कोई, तो अपना घर और दुरुस्त कर दूँ, फिर मुझसे गलत तो नहीं, लेकिन बाकी चाहे कोई जितना काम कराए, हम कोई अपने घर सर्वेंट रख ले, दिन रात काम कराए, हम करते रहेंगे, हमें पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे साथ पढ़ा लिखा आदमी, तर्कसंगत आदमी अगर कभी कभी ऐसी बात अपने मन में लाया हो, तो आम, निसंदेह मैं आम तो नहीं हूँ, तो फिर आम लोगों के क्या विचार होंगे। भारत गरीबों का देश है जहाँ इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस नाते इच्छा मृत्यु को अपने यहाँ वैधानिक नहीं बनाया गया। नेक्स्ट, जैसे भी लिव इन रिलेशनशिप का मसला है या ट्रांसजेंडर्स का मसला है। देखिए, बायोलॉजी कहती कौशल 500 व्यक्तियों पर एक ट्रांसजेंडर होता, होमोसेक्सुअल होता है। संसार है तो ये रहेगा, ये लोग भी रहेंगे। और मैं अपने चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इन लोगों से मिला भी, तो लोग भी तो सामान्य ही है, सामान्य जीवन जी रहे हैं। साहस की सोच है, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, भाव हैं, तिन्हें अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। किसी को क्या दिक्कत है? अगर ये आम गतिविधि में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, अवरोध नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है?
रही बात लिव इन रिलेशनशिप में, तो मेट्रो सिटीज में आप कुछ ऐसे समझ लो, हमने अपनी बेटी बंगलोर इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए, मेडिकल के लिए कोर्स के लिए भेजा, बेटी तो फैजाबाद से दूर चली गई। आज भी आपका जो समाज है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ पुलिस वाले लड़कियों पे कैसा व्यवहार किए बंगलोर में। तो बंगलोर तो भद्र शहर है, वहाँ पे ये चीज़ कि पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, पुलिस के सामने ऐसा क्यों हो रहा है लड़कियों के साथ। तो जो भारत का सिस्टम एंड टेम्परामेंट है, वहाँ पे अब लड़की को 10 बजे के बाद 8 बजे के बाद आने जाने में दिक्कत तो हो ही सकती है। अब लड़की से तो हेल्प लेगी नहीं, क्योंकि दूसरी लड़की की भी मनोदशा स्थिति वैसे ही होगी। मान लो किसी लड़के से हेल्प लेती है, लड़का सहज भाव से हेल्प भी कर देता है, मेरी बिटिया का मन आकृष्ट हो जाए। जैसे कहते हैं खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू की बात तो एक ही होती है। तो जरूरतों के कारण, सब भौतिक जरूरतें नहीं हैं, सामा आना जाना ये वो के नाते, तो लेन देन उठना बैठना मेट्रो सिटीज़ में, और फिर साथ रहना, आर्थिक दिक्कतें कुछ होती हैं। पता लगा कि अभी गुड़गांव में ठीक ठाक कमरा लो तो 65,000 35,000 का कमरा आएगा। आप अकेले बीएड ही नहीं कर सकते, क्योंकि 35,000 तो आपका पेमेंट है। अब 65,000 35,000 आप किराए में दे दोगे तो खाओगे कैसे, रहोगे कैसे। तो इस तरीके से आदमी थोड़ा सा शेयरिंग के कारण करता है, और शेयरिंग आगे बढ़ जाती है। तो आज जैसा समाज है, जैसा समय है, तो हमको अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा तो डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा। तो लिव इन रिलेशनशिप वाले मुद्दे भारत को, समाज को प्रभावित तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सहज दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और है तो फिर आप ऐसा टेम्परामेंट, वैसी जागरूकता, वैसे सैक्रामेंट, वैसे रहन सहन, वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट करिए। भेजिए अपनी पत्नी को बिटिया के साथ बंगलोर, वो तो आप करोगे नहीं, आप लोग सारा पेमेंट उसी में चला जाएगा। बिटिया तुम्हारी है तो करना भी तो पड़ेगा। अर्तिका शुक्ला टॉप की तो इम्तहान दिलाने माँ जाती थी। कन्हैया सिंह का बेटा ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ने गया तो कन्हैया सिंह जी बेटे के साथ लगे रहते थे। तो उतना सेक्रीफाइस आप भी करो। तो आप तो सेक्रीफाइस आप करना नहीं चाहते। मेरी बेटी बंगलोर पढ़ने जाएगी तो मैं तो पत्नी को या स्वयं जाऊंगा साथ साथ। आपसे भी अपेक्षा। आपको क्या लगता है कि बेटी को मुखर्जी नगर भेज दिए, 1.5 लाख रुपया दे दिए हैं, हर महीना 12,000 15,000, उससे सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं? तमाम चीज़ें और होती हैं, देख रेख की ज़रूरत होती है, या किसी तरीके से भटकन और भटकाव की स्थिति होती है। हर चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। गार्जियन को, संस्थाओं को उधर भी ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला जुला करके लिव इन रिलेशनशिप मुद्दा नहीं है, उसे 21 से जोड़ा जाए न जोड़ा जाए यह भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बेहतर सैक्रामेंट देने की, बेहतर परिस्थितियाँ क्रिएट करने की। तो अगर ऐसा होगा, संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी समझेगा, परिवार अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तो ये सब समस्याएं नहीं आती। कभी आप कुलीन खानदान, कुलीन परिवार, संतुलित परिवार की बेटे और बेटियों को भटकते थोड़ा तो कम आप देखे ही होंगे। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं। लिव इट फॉर बेटर होप, ये है आपका अनुच्छेद 21। अब हम 22 की ओर बढ़ेंगे। नोट करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। खंड एक, किसी व्यक्ति को
जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। यह अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के बिना उक्त अवधि से ज़्यादा समय के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। खंड 3, खंड 1 और खंड 2 की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी का जो तत्समय शत्रु अन्य देशी है। खा, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 4 से 7 में निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण वर्णित है। कुल मिला जुला करके यदि आप गिरफ्तार किए गए हैं किसी अपराध में तो पकड़ने वाले अधिकारी को आपकी गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों गिरफ्तार किए गए और आपको तत्समय अपने रुचि की विधि के व्यवसायी यानी कि वकील से परामर्श करने से रोका नहीं जाएगा। अगली बात, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट जो सक्षम है कि न्यायालय तक पहुंचने में लगा समय धन 24 घंटे के अलावा आपको पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाए। यह सामान्य सी बात है कि गिरफ्तारी की जगह वहाँ से कोर्ट पहुँचने में लगा समय मान लो 3 घंटा, डोईवाला में आप पकड़े गए, देहरादून सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना है, वहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा मोटा मोटी मान लें और प्लस 24 घंटा। इससे ज़्यादा डोईवाला थाना, डोईवाला कोतवाली उत्तराखंड के देहरादून की आपको अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं कर सकते। आप अपने वकील से संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी गिरफ्तारी का कारण खोज सकते हैं। यह अधिकार आपको अनुच्छेद 22 खंड 1 और 2 के तहत मिला है। लेकिन अगर कोई शत्रु है, दुश्मन देश का है, आतंकवादी है या निवारक निरोध विधि में पकड़ा गया है तो उसे यह अधिकार प्रत्याभूत नहीं होंगे, उसे यह अधिकार नहीं मिलेंगे। तो यह है। अब अगला मुद्दा है इसका खंड 3 से 7 की बात, जो 4 से 7 में विशद रूप में चर्चित है, वर्णित है, वो है निवारक निरोध। तो अगला टॉपिक आपकी होगी निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यह टॉपिक हम आपको आगे बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, यात्रा चलती रहेगी। धन्यवाद।